मोबाइल लो रे। छोरा मोबाइल लो ना, मोबाइल लो ना। हेलो, कनेक्ट हो?
नहीं हो रहा है। मीटिंग आईडी है 9700456694। हाँ, पासवर्ड ASHU आसू, सब स्मॉल लेटर में, और 123। क्या हो रहा है? क्या? हाँ, तुम स्पेस दे रही है क्या? स्पेस नहीं देना है उसमें, सब स्मॉल लेटर में लिखना है ASHU। तो वही। हाँ, हेलो। हो गया ज्वाइनिंग? हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है, ओके।
साउंड जा रहा है ना? यस सर। चलो देखो, हम लोग को करना था प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ना। यस सर। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो, जब एग्जाम में पूछता है तो इस तरह से पूछता है, कोई एक प्रॉपर्टी वो दे देगा, बोलेगा उसको एक्सप्लेन करो, या बोलता है राइट एनी 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये दो तरह से पूछता है, या तो कोई एक प्रॉपर्टी देगा उसको एक्सप्लेन करना, या तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को मेंशन करना। सबसे पहली बात कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। It is a scalar quantity. It may be positive or negative. स्केलर क्वांटिटी है और ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। दूसरी बात, देखो चार्ज का प्रॉपर्टी और अच्छा से समझोगे जब हम लोग मास का प्रॉपर्टी को साथ साथ डिस्क्राइब करें। चार्ज एंड मास बोथ आर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टिकुलर सिस्टम। इंट्रिंसिक मतलब दिखाई नहीं देने वाला प्रॉपर्टी। मास में भी ये देख के नहीं बोल सकते हो कि किसका मास ज्यादा है किसका मास कम है। चार्ज में भी नहीं बोल सकते हो कि इस बॉडी में चार्ज है कि नहीं है। तो इस सब का एग्जिस्टेंस को पता करने के लिए कोई फिजिकल फेनोमेना करवाना पड़ता है। कौन मास बड़ा है छोटा है, हाथ पर रखोगे दोनों को, जो ज्यादा फोर्स लगाया बोलेंगे उसका मास ज्यादा है। चार्ज में भी दो बॉडी में चार्ज है कि नहीं है, तो यदि वो रिपेल और अट्रैक्ट कर रहा है तो इट में भी पॉसिबल उसमें चार्ज होगा। तो दोनों मास एंड चार्ज बोथ आर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। फिर भी कुछ डिफरेंस है दोनों में। मास भी स्केलर क्वांटिटी, चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी। चार्ज में भी पॉजिटिव निगेटिव, बट मास इज ऑलवेज पॉजिटिव ना। दूसरा बात कि कहता तो है 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिखने के लिए, हम लोग कुछ एक्स्ट्रा बात इसमें कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पहले इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की ही बात करें हम लोग। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, but quantization of mass is not none. Quantization of mass is not none. पता नहीं चला है मास का क्वांटाइजेशन, अभी तक पता नहीं चला है। थोड़ा मास को भी हम लोग साथ साथ लेंगे तब चार्ज और चार्ज वाला प्रॉपर्टी और अपने आप क्लियर होगा। यदि उसके साथ एक और उसी टाइप का बात को हम लोग डिस्कस करते चले तो ये क्वांटाइज्ड का क्या मतलब, क्वांटाइजेशन का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है कि एनी फिजिकल क्वांटिटी आर सेड टू बी क्वांटाइज्ड, if it can be written in the form of integer multiple, of some elementary quantity या some minimum value, या उस मिनिमम वैल्यू को एलिमेंट्री वैल्यू बोलते हैं। सम एलिमेंट्री वैल्यू
देखो किसी भी क्वांटिटी को क्वांटाइज्ड कब बोलना, जब उसको इंटीजर मल्टीपल ऑफ समथिंग के रूप में लिखा जाता हो, उसको क्वांटाइज्ड बोलते हैं। और वो जो समथिंग है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ समथिंग, वो उस क्वांटिटी का मिनिमम वैल्यू होगा। या ऐसे समझे आप, जो भी क्वांटिटी का मिनिमम वैल्यू पता चल चुका है वो क्वांटाइज्ड है। यानी उसका जो हायर वैल्यू होगा, उस क्वांटिटी का जो हायर वैल्यू होगा, उसी मिनिमम वैल्यू का इंटीजर मल्टीपल में होगा। बहुत बात बोल रहे हैं एक साथ हम। पहले एक बात ये बोला कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी का मिनिमम वैल्यू पता चल गया हो, क्वांटाइज्ड कहलाएगा। अब उस क्वांटिटी का कोई हायर वैल्यू जानना है तो वो उसी मिनिमम वैल्यू के इंटीजर मल्टीपल में होना चाहिए वो हायर वैल्यू। तो चार्ज क्वांटाइज्ड है, मास का क्वांटाइजेशन पता नहीं चला है। इसका मतलब कि चार्ज का मिनिमम वैल्यू पता चल गया है, लेकिन मास का मिनिमम वैल्यू पता नहीं चला। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मास इज नॉट क्वांटाइज्ड। फ्यूचर की बात अभी कैसे बोल दे, हो सकता है फ्यूचर में मास का भी मिनिमम वैल्यू पता चल जाए। मतलब मास का मिनिमम वैल्यू अभी तक पता नहीं चला है। कोई पार्टिकल का डिस्कवरी होता है तो देखते हो कोई साइंटिस्ट आता है, उस पार्टिकल को भी डिवाइड कर देता है। जब तक पार्टिकल का डिवीजन चलते रहेगा तब तक मिनिमम मास डिफाइन नहीं होगा। तो लेकिन चार्ज का मिनिमम वैल्यू पता चल चुका है, वो तो हम लोग पिछला क्लास में बात किया था। चार्ज का मिनिमम वैल्यू E होता है, जिसको एलिमेंट्री चार्ज नाम दिया था 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और ये मिनिमम वैल्यू है चार्ज का, मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज। जिस किसी भी चीज का मिनिमम वैल्यू पता चल चुका वो क्वांटाइज्ड कहलाएगा। अब चार्ज का कोई अदर हायर वैल्यू निकालोगे तो इसी मिनिमम वैल्यू का इंटीजर मल्टीपल होगा वो ना। अदर हायर वैल्यू इसी मिनिमम वैल्यू का इंटीजर मल्टीपल होगा। खाली चार्ज ही क्वांटाइज्ड नहीं, और भी फिजिकल क्वांटिटी है जो क्वांटाइज्ड है। जैसे एग्जांपल में बात करें एनर्जी, एनर्जी इज आल्सो क्वांटाइज्ड। कभी ये फॉर्मूला देखे होगे एनर्जी का, NH/ν। एनर्जी का ये मिनिमम वैल्यू है h/ν। मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम की बात करें, एंगुलर मोमेंटम, कोई बॉडी और पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, ये NH/2π, ये h/2π एंगुलर मोमेंटम का मिनिमम वैल्यू। और भी क्वांटिटी है, ये मैग्नेटिक मोमेंट, अभी उसको नहीं समझोगे क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट। बहुत सारे ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मिनिमम वैल्यू पता चल गया और उसी को क्वांटाइज्ड बोलना। और वो सब क्वांटिटी को निश्चित रूप से इंटीजर मल्टीपल ऑफ दैट मिनिमम वैल्यू के फॉर्म में लिखा जाएगा। लेकिन मास का क्वांटाइजेशन, मास का मिनिमम वैल्यू अभी तक नहीं पता चला है। वो पार्टिकल का डिस्कवरी नहीं हुआ है, जिस पार्टिकल का, स्मॉलेस्ट पार्टिकल का डिस्कवरी अभी तक नहीं हुआ है। ये नहीं बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन ही सबसे ज्यादा स्मॉल है, ऐसा नहीं बोल सकते हो। तो एक ये दूसरा प्रॉपर्टी में लिखो, चार्ज इज एडिटिव। चार्ज इज एडिटिव, मास इज ऑल्सो एडिटिव। चार्ज इज एडिटिव, इसमें लिख दो मास इज ऑल्सो एडिटिव। ये सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपका। 3 प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिखने आवे तो यही सब देना पहले। चार्ज इज एडिटिव, मास इज ऑल्सो एडिटिव। ये एडिटिव मीन्स क्या? एडिटिव मतलब होता है जब टोटल फाइंड करो तो सब इंडिविजुअल को अलजेब्रिकली ऐड कर सको आप। अब जैसे मान लीजिए एक बहुत सारे, मान लो लिक्विड ड्रॉप है, स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप, 3 गो लिक्विड ड्रॉप है, सब पर 2-2 कूलम का चार्ज है। लेकिन इस सब लिक्विड ड्रॉप को एक मिक्स्ड कर दो
देखो बिग ड्रॉप बनाते हो आप, तो उस बिग ड्रॉप पर का चार्ज 6 कूलम बोलोगे, यानी सभी चार्जेस को ऐड कर दिया हम लोग। ये इसको बोलते हैं एडिटिव नेचर का। टोटल फाइंड करने के लिए सभी इंडिविजुअल को ऐड किया जा सके, यानी टोटल चार्ज ऑन ए सिस्टम विल बी इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस ऑन इंडिविजुअल बॉडी ऑफ सिस्टम। ठीक है, ये तीनों मिला के एक सिस्टम बना। इस सिस्टम का टोटल चार्ज में इस सिस्टम के अंदर जो इंडिविजुअल बॉडी है उस सबका चार्ज का अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम मींस कोई किसी पर प्लस होगा, किसी पर माइनस होगा, तो उसको साइन के साथ ऐड करना। ठीक है, तो इसका मीनिंग लिखते हैं यहां पर, दैट इज टोटल चार्ज of a system will be equal to the algebraic sum of charges of individual body of system। मास इज ऑल्सो एडिटिव। 2 4 5 बॉडी को ऐड करें तो टोटल मास के लिए सबका मास को जोड़ते हो। अब कुछ बताओगे सर, कुछ ऐसा बताइए जो एडिटिव नहीं हो। क्या आप पहले तो कुछ और एग्जांपल लें जो एडिटिव हो। तो चार्ज भी एडिटिव, मास एडिटिव, वॉल्यूम एडिटिव। ½ लीटर में 1 लीटर ऐड किए तो बोलते हो ना 1.5 लीटर हो गया। वॉल्यूम इज ऑल्सो एडिटिव, एनर्जी एडिटिव, मोमेंटम एडिटिव। टोटल मोमेंटम निकालना है सिस्टम का, तो सब सिस्टम के अंदर का हर पार्टिकल का मोमेंटम को जोड़ सकते हो। तो वेक्टर एडिशन, जो वेक्टर क्वांटिटी है उसको वेक्टोरियली जोड़ेंगे नेट के लिए, नेट फाइंड करने के लिए। तो स्केलर होगा उसको अलजेब्रिकली जोड़ना, लेकिन ऐड तो कर रहे हैं ना टोटल फाइंड करने के लिए, तो वो एडिटिव हो जाएगा। तो और भी कुछ एग्जांपल्स एडिटिव में हम लोग बात करें, वॉल्यूम, एनर्जी, मोमेंटम आर ऑल्सो एडिटिव। तो इसका तो मीनिंग इस एग्जांपल सबसे समझ रहे हो एडिटिव का। अब कुछ एग्जांपल की बात करते हैं जो एडिटिव नहीं है। रेडियस एडिटिव नहीं है, वॉल्यूम एडिटिव है, रेडियस एडिटिव नहीं है, एरिया एडिटिव नहीं है, डेंसिटी एडिटिव नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि ½ लीटर दूध का डेंसिटी रो है तो 1 लीटर दूध का डेंसिटी 2 रो हो जाएगा, नहीं, रो ही रहेगा। क्या एक लेक्टोमीटर होता है ना, दूध का डेंसिटी मेजर करने का डिवाइस, उसको ½ लीटर में डुबाओ या 1 लीटर में डुबाओ, सेम रीडिंग देगा। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल का डेंसिटी मेजर करने का एक डिवाइस होता है, कितनों लीटर में डुबाइए सेम रीडिंग देगा वो। तो डेंसिटी, रेडियस, और भी चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिक्स में पढ़ोगे या 10th में थोड़ा इसका चर्चा सुने होगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर या ऑयल, ETC लिख दो, आर नॉट एडिटिव। आर नॉट एडिटिव। ऐसा नहीं है कि जैसे अब इसी में बात करें हम लोग, सपोज करो इसका सबका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, ये सब ड्रॉप का रेडियस 2 सेंटीमीटर का है। ये जो बड़ा ड्रॉप बना इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर बोलोगे, ये गलत। 6 सेंटीमीटर नहीं होगा। यदि तीनों का 2 सेंटीमीटर था तो इसका 6 सेंटीमीटर नहीं होगा, यानी रेडियस एडिटिव नहीं हुआ। लेकिन वॉल्यूम एडिटिव होगा, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम के बराबर होगा।
तो ये मीनिंग हुआ एडिटिव का। तीसरा प्रॉपर्टी लिखो, चार्ज इज कंजर्व्ड but mass may or may not be conserved. Like charge is conserved always. Always means कोई भी प्रोसेस हो, केमिकल प्रोसेस हो या फिजिकल प्रोसेस हो, चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। कोई घटना फेनोमेना होने से पहले टोटल क्या चार्ज था, वो घटना फेनोमेना होने के बाद क्या टोटल चार्ज है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन मास मे और मे नॉट बी कंजर्व। एक बात करें हम लोग, इन केमिकल रिएक्शन चार्ज एंड मास इज बोथ आर कंजर्व। जब केमिकल रिएक्शन की बात करते हो तो चार्ज और मास दोनों का कंजर्वेशन करवाना होता है ना। रिएक्टेंट का टोटल चार्ज बराबर प्रोडक्ट का टोटल चार्ज। मास में भी रिएक्टेंट का टोटल मास इक्वल टू प्रोडक्ट का टोटल मास, ये केमिकल रिएक्शन में। और एक होता है न्यूक्लियर रिएक्शन, पढ़ेंगे हम लोग, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे लास्ट में, मॉडर्न फिजिक्स। वहां पर न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है ना कि उसमें ओनली चार्ज कंजर्व होता है, मास कंजर्व नहीं होता है। तो यहां पर लिख लो, बट इन न्यूक्लियर रिएक्शन ओनली चार्ज इज कंजर्व। मास डज नॉट कंजर्व। ये केमिकल रिएक्शन से तो आप वाकिफ हो। एक एग्जांपल न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करते हैं, हम पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में इसके बारे में। न्यूक्लियस एक चैप्टर ही है पढ़ना आपको, तो इसके बारे में और डीपली आप वहां पर देखना। अभी बस एक एग्जांपल हम न्यूक्लियर रिएक्शन का उठाते हैं। ऐसा है ना कि हैवी न्यूक्लियस सब जो होता है उसको जैसे यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, इस टाइप का जो न्यूक्लियस सब होता है, उससे 3 टाइप का इनविजिबल रे अपने आप इमिट कर रहा होता है, अल्फा, बीटा, गामा। उसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं, और उस तीनों टाइप के रे को रेडियो एक्टिव रेज बोला जाता है। हार्मफुल होता है वो सब रे। और इस घटना को, इस फेनोमेना को, कि कौन फेनोमेना, कि कोई हैवी न्यूक्लियस से 3 टाइप का इनविजिबल रे निकलना, इस फेनोमेना को रेडियो एक्टिविटी बोला जाता है। और उस एलिमेंट को रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलेंगे, यूरेनियम, पोलोनियम, सबको रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो वहां पर क्या, ये इसी को न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। कि यूरेनियम है, मान लो इसका एटॉमिक नंबर 92 और मास नंबर 234, तो ये अपने आप ये इसमें से ये अल्फा पार्टिकल का इमिशन, या बीटा का या गामा का, तीनों भी एक साथ इमिट कर सकता है, या एक टाइम पर कोई एक को इमिट करेगा। अल्फा पार्टिकल को रिप्रेजेंट किया जाता है हीलियम न्यूक्लियस से। अल्फा पार्टिकल का जो प्रॉपर्टी देखा गया वो हीलियम न्यूक्लियस के प्रॉपर्टी के बराबर देखा गया। और जो रेसिड्यूल न्यूक्लियस बचता है वो थोरियम 9230, और साथ साथ लार्ज अमाउंट का एनर्जी इमिट होता है। ये सब को न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। और ये सब रिएक्शन करवाने के लिए बाहर से कोई फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। ऐसा नहीं कि खूब प्रेशर बढ़ा देंगे तब ये बात होगा, या खूब टेम्परेचर बढ़ा देंगे वहां का तब ये बात होगा। ये एक्सटर्नल फिजिकल कंडीशन सबसे इंडिपेंडेंट होता है ये रिएक्शन। देखना है फ्यूचर में, इसको देखेंगे और डीपली हम लोग, ठीक है। ये न्यूक्लियर रिएक्शन है।
इसको न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन अपने आप नहीं होता है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन अपने आप होगा, बाहरी फैक्टर से इंडिपेंडेंट होता है न्यूक्लियर रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन करवाना है तो आपको बाहर से कोई काम, टेम्परेचर प्रेशर से कंट्रोल होता है केमिकल रिएक्शन, लेकिन इसको टेम्परेचर प्रेशर से मतलब नहीं है, इसको न्यूक्लियर रिएक्शन बोलना। और इसमें क्या है ना, देखो चार्ज का कंजर्वेशन है ऑलरेडी, इधर एटॉमिक नंबर 92 तो इधर टोटल 92। मास नंबर कंजर्व है, ये मास नहीं है, ये तो मास नंबर है, इसको मास मत समझ लेना, ये मास नंबर है। मास नंबर मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की संख्या का सम है वो, इसी को लोग मास समझ लेता है। नहीं, मास नहीं। हम लोग जनरली क्या करते हैं ना, अब हाइड्रोजन का मास 1 AMU यूज करते हैं, ये 1 AMU नहीं होता है, 1.00008 AMU होता है। आप वो दशमलव के बाद वाला को छोड़ देते हो, वो जो दशमलव के बाद वाला छोड़ देते हो जो मास, वो मास यहाँ पर इस रिएक्शन में बहुत बड़ा काम का चीज है वो। तो एग्जैक्टली जब यूरेनियम का एग्जैक्ट मास यदि कंसीडर करें, वो पॉइंट वाला नहीं छोड़े हम लोग, ये सब एलिमेंट का एग्जैक्ट मास जब आप ऑब्जर्व करोगे तो देखा क्या गया यहाँ पर, इसको रिएक्टेंट बोलिएगा, इसको प्रोडक्ट बोलिएगा। रिएक्टेंट का जो मास था वो बड़ा दिखा प्रोडक्ट के मास के सम से, इस सभी का मास का सम से, ऐसा दिखा। रिएक्टेंट का मास इज ग्रेटर देन इन न्यूक्लियर रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में तो दोनों इक्वल होगा। ये जो लॉस हुआ मास में, यहां से यहां जाने में मास में लॉस हुआ, ये लॉस इन मास यानी मास का कंजर्वेशन नहीं होता है न्यूक्लियर रिएक्शन में। और ये जो लॉस हुआ मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, इसको डेल्टा M से डिनोट करते हैं हम लोग, इसका नाम मास डिफेक्ट बोला जाता है। केमिस्ट्री में भी ये सब बात यूज होगा आपका। और अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, दिस लॉस ऑफ मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ये जो क्यू एनर्जी है वो यही लॉस इन मास कन्वर्ट हुआ एनर्जी में। This loss in mass is converted into energy. According to the relation E बराबर डेल्टा MC स्क्वायर, ये आइंस्टीन का रिलेशन है। तो मेरा यहाँ पर इस एग्जाम्पल को लेने का पर्पस था, एक ऐसा रिएक्शन है जिसको न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। अब क्या होता है वो थोड़ा हम लोग डिस्कस किया। हैवी न्यूक्लियस, खासकर यूरेनियम, पोलोनियम, थोरियम, इस टाइप का जो न्यूक्लियस सब है, उससे 3 टाइप का इनविजिबल रे इमिट करते रहते। 1 मिनट रुक जाओ। चलो, तो एक ये कंजर्वेशन की बात किया हम लोग। और भी एग्जांपल चार्ज कंजर्वेशन का कोई एक एग्जांपल और देखो। अब केमिकल रिएक्शन की बात करोगे, वहां चार्ज एंड मास दोनों कंजर्व होगा। अब जैसे NaCl है, ये मान लो टूटा तो Na+Cl- बना। ये केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट का चार्ज कितना? 0। अब प्रोडक्टों का टोटल चार्ज 0 है। प्रोडक्ट में भी टोटल चार्ज 0, +E या -E। Na+E, एक इलेक्ट्रॉन Na में से हटा। अब क्लोरीन Cl- में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ,
इस पर का चार्ज प्लस ई और इसका माइनस ई, नेट चार्ज प्रोडक्ट का भी कितना, 0 है ना। कंजर्वेशन हुआ चार्ज का, मास का भी कंजर्वेशन यहाँ होता है, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी चार्ज का। एक और प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे, चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट बट मास इज वेरिएंट। अब ये इनवेरिएंट मीन्स क्या, इट मीन्स दैट charge on a system will be independent from the state of motion. स्टेट ऑफ मोशन मतलब रेस्ट और मोशन। आपका सिस्टम रेस्ट में है कि मोशन में है, इस बात से इंडिपेंडेंट होगा सिस्टम पर का चार्ज। यदि कोई बॉडी रेस्ट में है, मान लो उस पर 10 कूलम का चार्ज है, 10 कूलम का चार्ज है, उसको लाइट के स्पीड से भी क्यों नहीं मूव करवा दो, तब भी उस पर का चार्ज 10 कूलम बोलेंगे। और लाइट के स्पीड से ज्यादा किसी का स्पीड नहीं होता है। तो रेस्ट और मोशन से इंडिपेंडेंट होता है बॉडी पर का चार्ज। इसको फिगर से समझ लो, यदि बॉडी का वेलोसिटी है 0, v बराबर 0, तो उस समय 10 कूलम का चार्ज था। और यदि इस बॉडी को हम लोग मूव करवा दे v बराबर c के बराबर, लाइट के वेलोसिटी के बराबर, लाइट के वेलोसिटी को c से डिनोट करते हैं, अब भी इस पर का चार्ज कितना, 10 कूलम ही होगा। लेकिन मास इज वेरिएंट बोल रहे हैं, यानी मास इस बात पर डिपेंड करता है। बॉडी रेस्ट में है तो कुछ और मास, अब बॉडी मोशन में होता है तो उसका मास इंक्रीज कर जाता है। ये आइंस्टीन का एक मैकेनिक्स है जो आपके 11-12 लेवल में नहीं है, वो ग्रेजुएशन लेवल में जाओगी इंजीनियरिंग में, तो आइंस्टीन का, अभी तो हम लोग न्यूटन का मैकेनिक्स ओनली पढ़ते हैं। आइंस्टीन का एक रिलेटिविटी थ्योरी है, उसका जो चैप्टर पढ़ोगी बीएससी यूएससी में, तो वहां पर इस सब बात का प्रूफ है, मैथमेटिकल प्रूफ। ये बॉडी यदि रेस्ट में है तो कुछ मास कुछ और, अब मोशन में होता है तो मास कुछ और हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। और ये फॉर्मूला है उसका आइंस्टीन का, जिससे ये बात पता चलता है। चार्ज में कोई चेंजिंग नहीं रेस्ट और मोशन होने से, लेकिन मास रेस्ट और मोशन पर डिपेंड करता है। वो ये फॉर्मूला है आइंस्टीन का, m इक्वल टू m0 बाई रूट 1 माइनस v² बाई c²। यहां पर m को बोलेंगे मूविंग मास, जब बॉडी मोशन में होगा उस समय का मास, मास ऑफ बॉडी इन मोशन। और ये हुआ मास ऑफ बॉडी एट रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट में था, इसको रेस्ट मास भी बोला जाता है m0 को। और ये v जो है, ये v हो गया वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ये आइंस्टीन का एजम्पशन है, न्यूटन के अकॉर्डिंग नहीं। न्यूटन के अकॉर्डिंग तो रेस्ट वाला बॉडी हो या मोशन मूविंग बॉडी हो, उसका मास ऑलवेज सेम अकॉर्डिंग टू न्यूटन। लेकिन अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास डिफरेंट। ठीक है, मास इज वेरिएंट, मास वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा,
मास वेलोसिटी का फंक्शन है, लेकिन चार्ज वेलोसिटी का फंक्शन नहीं है। चार्ज वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन चार्ज वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट रहा। चार्ज डेंसिटी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। चार्ज डिपेंड नहीं करता है, लेकिन डेंसिटी की बात करेगी, चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट एरिया या चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो चीज वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। अब कहोगे ऐसा कैसे? तो ऐसा इसलिए, मान लीजिए इस बॉडी का पूरा एरिया कुछ होगा, मान लो स्फेरिकल बॉडी है ये, इसका रेडियस r है, तो इसका जो चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे हम लोग। ये चार्ज डेंसिटी के बारे में कुछ जानते हो पहले से? डेंसिटी के बारे में कुछ जानते हो पहले से? नहीं ना? डेंसिटी मतलब क्या? मतलब कितना? रो से डिनोट करते हैं डेंसिटी को ना, और इसका मतलब मास बाय वॉल्यूम जानती हो? हाँ। हम लोग पढ़ेंगे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डेंसिटी को। चार्ज डेंसिटी ये मास वाला डेंसिटी है, ऊपर मास है बॉडी का, नीचे वॉल्यूम है बॉडी का। इसी में ऊपर चार्ज होगा और नीचे वॉल्यूम होगा, तो चार्ज डेंसिटी बोलना। अब कोई बॉडी है तो हो सकता है बॉडी में दोनों, बॉडी है तो मास तो निश्चित रूप से होगा, चार्ज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो मास बाय वॉल्यूम की तो वो डेंसिटी को मैसिव डेंसिटी बोलते हैं, और चार्ज बाय वॉल्यूम करेगी तो उस डेंसिटी को चार्ज डेंसिटी। इस टॉपिक को पर्सनली आगे आएगा ही, पढ़ेंगे हम लोग। अभी बस थोड़ा सा एक बात समझ लें कि चार्ज रेस्ट और मोशन पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन ये डेंसिटी के बारे में बोल रहे हैं, ये रेस्ट और मोशन पर डिपेंड करता है। क्यों? तो वो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ये रेस्ट और मोशन पर डिपेंड करता है। बॉडी रेस्ट में है तो जो वॉल्यूम है, बॉडी मोशन में आ जाएगा तो उसका वॉल्यूम चेंज कर जाएगा। एक्चुअली ये डेंसिटी में भी 3 गो डेंसिटी होता है। अच्छा रहने दो, अभी इस बात को हम नहीं डिस्कस करते, अभी खाली ध्यान रखना चार्ज इनवेरिएंट है, लेकिन चार्ज डेंसिटी वेरिएंट है। चार्ज डेंसिटी मोशन पर डिपेंड करेगा। अब क्यों डिपेंड करेगा, वो काउज के लिए थोड़ा डेंसिटी का कंसेप्ट अच्छा से होना चाहिए। डेंसिटी में भी 3 गो टाइप का डेंसिटी होता है, एक चार्ज बाय लेंथ, चार्ज बाय एरिया, चार्ज बाय वॉल्यूम। कि जो एरिया, लेंथ, वॉल्यूम ये चीज चेंज कर जाता है रेस्ट और मोशन होने से। ये सब आइंस्टीन का थ्योरी है, न्यूटन का थ्योरी ये नहीं है। आइंस्टीन बोलता है ना कि रेस्ट में तो बॉडी स्फेरिकल है, अब बॉडी यदि मोशन में आ जाएगा और उसका वेलोसिटी c के बराबर यदि है बॉडी का, तो ये बॉडी लाइन टाइप का नजर आएगा आपको। ऐसा करता है आइंस्टीन। जब रेस्ट में था तो स्फेरिकल टाइप का दिख रहा था, और उसको लाइट के वेलोसिटी से मूव करवा दो तो बॉडी लाइन टाइप का दिखेगा। तो क्या हुआ, बॉडी के साइज शेप में चेंजिंग आया ना मोशन होने से, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन। तो क्लियरली डेंसिटी चेंज करेगा, एरिया में चेंजिंग हुआ, वॉल्यूम में चेंजिंग आ गया। ये आइंस्टीन का कंसेप्ट है। न्यूटन के अकॉर्डिंग तो कोई शेप साइज में चेंजिंग नहीं होता है। रेस्ट में था तो स्फेरिकल था, मोशन में तो स्फेरिकल ही रहेगा, वो उसी रेडियस का रहेगा। चलो, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज चार्ज का, उसके साथ साथ थोड़ा मास का भी डिस्कस किया। चार्ज टॉपिक को हम लोग यहाँ पर छोड़ते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का यहाँ पर, कूलम्स लॉ। इस पर कोई न्यूमेरिकल तो एगो बहुत अच्छा न्यूमेरिकल बताया, और कुछ नहीं, बस ये प्रॉपर्टीज को याद रखोगे। अब आ जाओ कूलम्स लॉ। चार्ज का सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या देखा गया था?
दो चार्ज बडी और पार्टिकल होगा तो वो उसको कुछ दूरी पर रखेंगे तो फोर्स लगाएगा वो, ठीक है। अच्छा हाँ, एक ये ना 40 मिनट के बाद ये कट जाएगा, समझी? तो फिर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। फिर ज्वाइन हो लेना, कट जाएगा तो दो चार्ज पार्टिकल और बॉडी को कुछ डिस्टेंस पर रखोगे, मेरे पास है। तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, बॉडी हो या पार्टिकल हो उससे मतलब नहीं, यदि कुछ भी हो कुछ डिस्टेंस पर रखेंगे तो एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो पहला पॉइंट इसमें कूलम्स लॉ में कि व्हेन टू चार्ज बॉडी और पार्टिकल are kept at some distance, then they exert force on each other. This force is called electric force. देखो, दो बॉडी को कुछ डिस्टेंस पर रखा तो फोर्स लगाया दोनों, उसका काउज चार्ज ही होगा, कोई जरूरी नहीं है। मास होने के चलते भी फोर्स लगता है एक दूसरे पर, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हो। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होने के भी चलते दोनों बॉडी एक दूसरे पर फोर्स लगा सकता है। तो कोई दो बॉडी एक दूसरे पर फोर्स लगाया, जरूरी नहीं चार्जे वाला प्रॉपर्टी के चलते लगाया हो, लेकिन यदि चार्ज वाले प्रॉपर्टी के चलते यदि बॉडी फोर्स लगा रहा है तो उस फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स बोलना, ठीक है। हाँ। और ये फोर्स में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, फोर्स का दो नेचर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फोर्स तो बहुत पॉपुलर नाम है, कुछ और भी नाम लिया जाता है, अलग अलग बुक यदि पढ़ोगे तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स को और भी कुछ नाम दिया जाता है। इसको फील्ड फोर्स भी बोलता है, कभी कभी फ्यूचर में आगे कोई बुक सब फील्ड फोर्स। लेकिन जिस समय ये कूलम्ब्स लॉ डिस्क्राइब कर रहा होगा उस समय ये फील्ड फोर्स नाम लोग नहीं लेता है। वही राइटर फिर बाद में कुछ टॉपिक पढ़ने के बाद फिर इलेक्ट्रिक फोर्स को फील्ड फोर्स बोलने लगेगा। फिर कोई ऐसा हेलो। हाँ हाँ बोलो, आ गए ना? हाँ। ठीक। अब यदि बंद हो तो फिर छोड़ देना, क्योंकि लैपटॉप डिस्चार्ज है, ठीक है। लाइन बहुत देर से कटा हुआ है, वो इन्वर्टर Yes, चला sir. रहे हैं, इन्वर्टर भी आवाज दे रहा है, समझे? अब छोड़ना, फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे, जब तक चल रहा है चलते हम लोग। तो फील्ड फोर्स भी बोला जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स को, इसको कंजर्वेटिव फोर्स भी बोला जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स को। ये सब नाम का काउज धीरे धीरे बाद में बताते चलेंगे। कंजर्वेटिव फोर्स, इसको सेंट्रल फोर्स भी बोलता है लोग, इट इज ऑल्सो सेंट्रल फोर्स।
इसको पोटेंशियल फोर्स भी बोलता है, लेकिन इंडिया में ज्यादा पॉपुलर है ये इलेक्ट्रिक फोर्स नाम से। दो चार्ज बॉडी और पार्टिकल के बीच जो फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रिक फोर्स, फील्ड फोर्स भी लेंगे नाम हम लोग आगे। क्यों फील्ड फोर्स बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स को, वो काउज है। अब आइए, तो पहला ऑब्जर्वेशन तो ये, एंड दिस फोर्स में बी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। दिस फोर्स में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। फोर्स का दो नेचर, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, कोई फोर्स में कोई एक गो नेचर होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली अट्रैक्टिव, बट इलेक्ट्रिक फोर्स में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। कुलम्ब्स कुलम्ब जो ये सब बात ऑब्जर्व किया था एक्सपेरिमेंटली, वो रियली में क्या किया था कुलम्ब? रियली में वो अपने एक्सपेरिमेंट में दो ठो स्फेरिकल चार्ज बॉडी लिया था, स्फेरिकल चार्ज बॉडी, और उस दोनों स्फेरिकल चार्ज बॉडी को के बीच का जो डिस्टेंस है, उसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस ये मान लो r, और इसका रेडियस मान लो a, इस स्फेरिकल बॉडी का रेडियस a और इस स्फेरिकल बॉडी का रेडियस b। तो ये जो दूरी है ना r, वेरी वेरी ग्रेटर देन a एंड वेरी वेरी ग्रेटर देन b, ऐसा किया था। हो गया, ये क्या मजबूरी था कि उस दोनों स्फेयर के बीच, सेंटर के बीच का डिस्टेंस उसके रेडियस के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा क्यों है? क्यों किया? नजदीक रखोगे, इस दोनों बॉडी को नजदीक रखोगे तो हो सकता है ये चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये अल्टर हो जाए। नहीं समझी बात? समझ। और ऐसा हो सकता है चार्ज एक तरफ झुक जाएगा, कहीं नजदीक में रखें, रिपेल करेगा, लाइक चार्ज इज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज, अभी आगे लिखेंगे ये बात। तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके सरफेस पर चार्ज, उसमें कोई चेंजिंग नहीं, इसके लिए दूरी ज्यादा रखा। और ज्यादा दूरी पर, इतना दूरी पर रखा एटलीस्ट वो कि इस स्फेयर के रिस्पेक्ट में ये पार्टिकल की तरह नजर आएगा और ये इस स्फेयर के रिस्पेक्ट में ये पार्टिकल की तरह नजर आएगा। नहीं होता है कि कोई बड़ा चीज भी ज्यादा डिस्टेंस पर होता है तो पार्टिकल नजर आता है ना। मतलब इस फिगर को आप इक्विवेलेंट मानोगे किसका? भूल जाना कि दुगो चार्ज स्फेयर था, समझना दुगो चार्ज पार्टिकल था, इसका चार्ज Q1 एंड Q2। तो बराबर किसी ना किसी बुक सब में कहीं कहीं देखोगे बोलता क्या है कि कुलम्ब्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर चार्ज पार्टिकल। एक मिनट, समझे? बोलेगा कुलम्ब्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर चार्ज पार्टिकल, ऐसे बोलेगा बुक सब। तो लोग समझ लेता है क्या चार्ज पार्टिकल फोर्स लगाएगा एक दूसरे पर, चार्ज बॉडी फोर्स नहीं लगाएगा, ये मीनिंग समझ लेता है। नहीं, चार्ज बॉडी भी फोर्स लगाएगा, चार्ज पार्टिकल भी फोर्स लगाएगा। फिर ये क्यों बोल रहे हो कि कुलम्ब्स लॉ इज वैलिड फॉर चार्ज पार्टिकल ओनली? एक बात है जिसके चलते ये बात बोला जाता है। वो क्या एक बात है? वो ये कि like charges repel each other and unlike charges attract each other। ये बात जो है ना,
ये पर्सनली पार्टिकल केस में ही वैलिड होगा। This statement is valid only in case of two charge per force between two charge particle. लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, ये बात ओनली दो चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स के लिए ही वैलिड होगा। यदि दो चार्ज बडी लोगे तो भले ही लाइक चार्जेज है दोनों पर पॉजिटिव है मान लो, तो अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल नहीं करेगा। जबकि ये कंसेप्ट बोल रहा है कि लाइक चार्जेज है तो रिपेल करना चाहिए। ये बात पार्टिकल में ओनली होगा। यदि चार्ज बडी होगा और लाइक चार्ज होगा तो मे बी अट्रैक्ट। क्यों आ रहे हैं उस बात पर? बडी के केस में लाइक चार्ज होते हुए भी अट्रैक्ट क्यों करेगा वो? तो जब भी ये बात करते हो लाइक चार्ज रिपेल तो उस केस में आप ये चार्ज को पार्टिकल ही समझना, पार्टिकल लेके बात करना। यानी ये बात हुआ कि यदि दोनों पॉजिटिव नेचर का हो या दोनों निगेटिव नेचर का हो तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी ये इसको इधर फोर्स लगाएगा, ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा। और यदि मान लीजिए ये पॉजिटिव है जिस समय, उस समय ये निगेटिव था, या ये जिस समय निगेटिव था इस समय ये पॉजिटिव था, तो फिर दोनों अट्रैक्ट करेगा। ऐसे फोर्स लगाएगा दोनों, एट्रैक्टिव नेचर का फोर्स बोलेंगे इसको रिपल्सिव नेचर का फोर्स। समझे बात? ये क्या बोला? लाइक चार्ज यानी दोनों पर पॉजिटिव हो या दोनों पर निगेटिव तो रिपेल करेगा। अनलाइक चार्जेस मतलब एक पर पॉजिटिव दूसरा निगेटिव तो अट्रैक्ट करेगा। चलो उतारो तो इसको। उतार लिया। ठीक है, अगला बात देखो। ये जो एक दूसरे पर फोर्स एग्जर्ट किया, इस फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, फोर्स F से डिनोट करते हो फोर्स को, लेकिन यहाँ दो फोर्सेज है, उस दो फोर्सेज है तो इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया जाएगा। ये जो इस पर फोर्स लगाया, इस फोर्स को डिनोट करना F12 वेक्टर, और ये जो इस पर फोर्स लगाया इसको डिनोट करना F21 वेक्टर। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करना चाहिए उसको, ठीक है। एनसीईआरटी में थोड़ा उल्टा रिप्रेजेंटेशन है। हम लोग क्या किए हैं, पहले 1 लिखे हैं यहाँ, बाद में 2, और इसको बोल रहे हैं क्या? इसको बोल रहे हैं हम लोग फोर्स ऑन Q1, फोर्स ऑन Q1 बाई Q2, और इसको बोलेंगे फोर्स ऑन, नीचे दिख रहा है ना, ज्यादा नीचे नहीं हो रहा है ये? नहीं। फोर्स ऑन Q2 बाई Q1, ये मीनिंग हम लोग समझ रहे हैं इसका। एनसीईआरटी उल्टा काम किया है। हम लोग क्या किए हैं, जिस पर फोर्स लगा उसको पहले और जो लगाया उसको बाद में लिख रहे हैं। 1 पहले यानी 1 पर लगा, 2 बाद में यानी 2 के द्वारा लगा। जबकि एनसीईआरटी क्या करता है ना, जो लगाया उसी को पहले लिखता है, जिस पर लगा उसको बाद में लिखता है। इस सब में कोई ऐसा नहीं कि हम लोग गलती कर लिए, ये सब रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ऐसे ही करोगे, ठीक है। और दूसरी बात की, हाँ, तो ये इस फोर्स का डायरेक्शन के बारे में क्या बोला है कूलम्स यहाँ पर,
ये अगले स्टेटमेंट में बात करें, अगला लॉ में, लॉज है ये सब जो स्टार मार्क देख के लिख रहे हैं सब लॉज की बात किया जाए। बोथ चार्ज पार्टिकल, देखो फोर्स की जब बात करते हो तो दो पार्टिकल और ऑब्जेक्ट की चर्चा चलेगा ना। एक पार्टिकल जिस पर लगा और दूसरा जो लगाया। क्या जब भी फोर्स नाम का वर्ड यूज कर रहे हो तो तुरंत अपने आप दूगो बॉडी का बात आ जाएगा, किस पर किसके द्वारा। तो आपके सिंबल में दोनों चीज झलकना चाहिए, किस पर लगा किसके द्वारा लगा। और बोथ चार्ज पार्टिकल exert force on each other along the same line joining the two charge particle. ये जो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाया, इस दोनों के मिलाने से जो लाइन बना उसी लाइन पर है ये दोनों फोर्स, उस लाइन से बाहर नहीं है। देखो Q1 और Q2 को ज्वाइन किए तो ये लाइन बना, ये लाइन बना, ये लाइन उसी लाइन पर है ना दोनों फोर्स, उस लाइन से बाहर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए मान लो ये Q1 था ये और ये Q2 था, इस दोनों के मिलाने से ये लाइन बना। तो ऐसा नहीं हो कि Q1 Q2 पर इधर फोर्स लगाया और Q2 Q1 पर इधर लगाया, उस लाइन से बाहर नहीं होना चाहिए, ये गलत हो गया, ऐसा करना गलत। ठीक है। और एक बात की ऑपोजिट है, ये दोनों फोर्स उसी लाइन पर है और ऑपोजिट है, इसी में मेंशन कर दें एंड आर ऑपोजिट। ये एक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फोर्स का, दोनों चार्ज पार्टिकल जो फोर्स एक्सर्ट करेगा उस दोनों के मिलाने वाले लाइन के लॉन्ग एक्सर्ट करेगा और ऑपोजिट होगा वो फोर्स। एक ये सब फिगर वगैरह कर लिया। वो हम भेज देंगे, रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे, जो क्लास चल रहा है वो रिकॉर्डिंग भी होते रहता है, तो आप नहीं भी लिखोगे खाली देख रहे हो तो फिर भी भेज दें, लेकिन करते चलो लिखते चलो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगला बात इसके बाद बोलो, इसके बाद वाला लेक्चर भेज दीजिएगा, मतलब आप बोले थे ना कि हाँ इसके हाँ बाद हम वाला इसके बाद टॉपिक वाला भेज देते हैं, जो नेक्स्ट क्लास पर आएंगे वो भेज देंगे। चलो देखो, बोथ चार्ज पार्टिकल exert force on each other at the same instant of time. एक ही टाइम पर फोर्स लगाएगा दोनों। ये नहीं कह सकते हो कि नहीं पहले Q1 लगाया था Q2 पर तब Q2 लगा देंगे, ऐसा बात नहीं है। जिस समय Q1 Q2 उसी समय Q2 भी Q1 पर लगाया, थोड़ा भी टाइम गैप नहीं, पहले कौन लगाया बाद में कौन लगाया इसकी बात नहीं करोगे। कौन एक्शन का फोर्स है कौन रिएक्शन का फोर्स है ये डिसाइड नहीं हो सकता है, एक ही टाइम पर दोनों फोर्स लगाएगा।
और एक लास्ट बात इस कूलम्स लॉ में, ये कौन कनेक्ट हुआ? कहा विवेक जी? हाँ, गुड इवनिंग सर। अभी हट जाइए, अभी थोड़ी बोले कनेक्ट होने। हाँ, क्या बजे है सर? आज नहीं लेंगे आप लोग का, कल लेंगे। ठीक। ये लास्ट बात और ये मेन बात है। देखो ये सब बात तो कूलम से भी पहले दूसरे साइंटिस्ट लोग ऑब्जर्व कर चुका था। ये जितने भी बात पीछे किए हो, लेकिन फिर भी कूलम्बे का नाम से इसको क्यों जानते हो? ये जो लास्ट बात है वो काम पर्सनली कूलम का अपना है। फोर्स लगा रहा है, रिपेल कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, सब कोई देखा, लेकिन वो फोर्स का फॉर्मूला पहले इस्टेब्लिश किया कूलम। इसलिए आप इस सब बात को कूलम्ब लॉ के अंदर रखते हो। ये यहाँ पर उस दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स का क्या एक्सप्रेशन होगा, उसका क्या मैग्नीट्यूड होगा, कितना फोर्स लगाएगा, उसके लिए बात होना है यहाँ पर। तो वो है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्स विल बी सेम and will be directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them. ये चीज है कूलम्ब का पर्सनल चीज है। वो जो फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा, इसके बारे में वो एक्सपेरिमेंटली एनालाइज किया और उसको लगा कि जो दोनों फोर्स लगा रहा है, दोनों चार्ज पार्टिकल सेम अमाउंट का लगाएगा। ये उस पर 10 न्यूटन तो वो भी इस पर 10 न्यूटन लगाएगा। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट का, यानी F12 इज इक्वल टू F21। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, वेक्टर साइन अभी नहीं रख रहे हैं हम, ठीक है? इसको नहीं होता है तो ऐसे भी लिखता है लोग, वेक्टर लिख के मॉड लगा देगा, ठीक है ना? ये सब रिप्रेजेंटेशन ये सेम है। अब मान लो थोड़ा देर के लिए F मान लिया जाए, दोनों का मैग्नी अकॉर्डिंग टू कूलम्ब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। और इस F के बारे में क्या बोल रहा है? F के बारे में बोल रहा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा and this F is directly proportional to Q1 into Q2। थोड़ा एनसीईआरटी को के बेसिस पर बात करो तो एनसीईआरटी ऐसे नहीं किया है, एनसीईआरटी इसमें मॉड लगाया है। होना चाहिए, मॉड होना चाहिए, लेकिन जनरली लोग F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 खाली लिख देता है। एक बात तो बताते हैं, एनसीईआरटी तो सब बोलता है खरीदो पढ़ो वही बेन है ये है, लेकिन वो ना स्कूल में उसका 50% भी उसको फॉलो नहीं किया जाता, उसके लेवल को।
उसका रिप्रेजेंटेशन को हम्म, नहीं किया जाता है फॉलो। हम्म, अब ये क्यों मॉड लगाना, हम क्या बोले हैं, एफ मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, चार्ज का साइन मत लेना। आप फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख रहे हो तो चार्ज का भी मैग्नीट्यूड ही यूज करना, वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है वो ख्याल मत करना। मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता है कोई वेक्टर का, इसलिए चार्ज का साइन यूज मत करना यार। यदि गलती से साइन यूज कर दिया, मान लो Q2 -3 कूलम है, ये सिंबल से तो नहीं पता चल रहा है कि वो -3 होगा कि +3 होगा। Q2 खाली लिखे हो आप यहाँ, Q2 में भी +3 में भी -3। इस बात से बचने के लिए यहाँ क्या कर दिया आप लोग, मोड लगा दिया। ये समझी बात, समझ गए। मोड लगा दिया। अब आप Q2 की जगह -3 लिख दिया गलती से तो प्लस बना देगा उसको। हाँ, देखो कितना अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, एनसीईआरटी का लोग ने यूज करता है। खाली लिखेगा ऐसे, ऐसे खाली लिख लेगा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, और वो लैंग्वेज में बोल देता है कि ये Q1 Q2 चार्ज का मैग्नीट्यूड है। तो रिप्रेजेंटेशन का गलती है, हम लोग ऐसे करें, या हम लोग भी यूजुअली यदि ऐसे करते हो तो ध्यान रखना, जब फोर्स का मैग्नीट्यूड लोगे तो चार्ज का भी मैग्नीट्यूड यूज करना, है ना। एक बात ये, और दूसरा बात बोला है कूलम्ब आपको कि उस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर्ड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उसके बीच का जो डिस्टेंस को r मान लिया जाए तो r के स्क्वायर कर दी। ये दो बात चलो ध्यान रखना, या तो ऐसे रिप्रेजेंट करो या ऐसे कर रहे हो तो चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है। ये टोटली एक्सपेरिमेंटल बात है कूलम्ब का। कूलम्ब्स लॉ इज एक्सपेरिमेंटल लॉ, उसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं उस लॉ का। एक्सपेरिमेंटली गौर किया कूलम्ब और ये बात देखा। इस दोनों को एक फॉर्मूला में यदि डालते हो तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। फिर अगला काम इसमें प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाओगे, तो मैथमेटिक्स का रूल है ना, ये तो मैथ का रूल है कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हो तो एगो कांस्टेंट डालोगे। उस कांस्टेंट का मैथमेटिकल नेम क्या, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और कभी कभी उस कांस्टेंट का एक फिजिकल नाम भी होता है, फिजिक्स में अपना एक पर्सनल नाम होता है उस कांस्टेंट के का, फोर्स कांस्टेंट। क्या मैथमेटिकली के को प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, फिजिकली आप इस के को फोर्स कांस्टेंट बोलोगे। या फोर्स कांस्टेंट। तो ये आया कूलम्ब्स लॉ, ये मैथमेटिकल फॉर्म कूलम्ब्स लॉ का। R इज द डिस्टेंस बिटवीन दैट टू चार्ज पार्टिकल। अब आप आइए इस K के बारे में डिस्कस करने। K को अब सारा कंसंट्रेशन इस K के का वैल्यू क्या होगा, यूनिट क्या होगा उसका, इस सब बात को हम डिस्कशन करेंगे K का वैल्यू को, ठीक है। हाँ, देखो K के बारे में बात है साहब। पहली बात तो K का यूनिट की बात कर ले आप यहाँ पर, यूनिट ऑफ K, फिर बाद में वैल्यू की बात करते हैं। तो यूनिट के लिए तो रफली आप इस फॉर्मूला को F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर है,
तो K बराबर F इंटू आर स्क्वायर बाई Q1 इंटू Q2, और फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, मीटर स्क्वायर, और चार्ज का कूलम्ब, तो कूलम्ब इंटू कूलम्ब, कूलम्ब स्क्वायर। तो ये हुआ SI यूनिट ऑफ फोर्स, एक ये K का SI यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। वैल्यू की बात करने चलो। ये K का वैल्यू दो बात पर डिपेंड करता है। क्या क्या दो बात पर? एक तो किस मीडियम में आप अपने दोनों चार्ज पार्टिकल को रखे हुए हो, हवा में रखे हो कि वैक्यूम में रखे हुए हो, कि कोई ऑयल में डुबाए हुए दोनों चार्ज पार्टिकल को, कि वाटर है उसके बीच की, क्या है, यानी मीडियम क्या है, किस मीडियम में इम्बेडेड है आपका दोनों चार्ज पार्टिकल, इस बात पर डिपेंड करता है के का वैल्यू। और दूसरा, ये चार्ज, डिस्टेंस एंड फोर्स, इसको कौन यूनिट में यूज कर रहे हो, एसआई यूनिट में कि सीजीएस यूनिट में, ये दो बात पर डिपेंड करता है। तो पहले ये लिखे, द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन, वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। पहला फैक्टर, द मीडियम इन विच चार्ज पार्टिकल, मतलब Q1 एंड Q2 आर इम्बेडेड, आर इम्बेडेड, इम्बेडेड मतलब उसके अंदर धंसा हुआ होना। और दूसरा बात, द यूनिट ऑफ, यूनिट मतलब ऐसा यूनिट की सीजीएस यूनिट, यूनिट ऑफ क्यू, एफ एंड आर। तो इसको ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस बात को डिस्कस करेंगे, कैसे डिपेंड करता है इस दोनों बात पर। ठीक है, ठीक है ना? हेलो, यस सर, हाँ, यस सर, यस। फिर वहाँ वहाँ कब क्लास है मैथ्स वाले के यहाँ? मैथ्स वाला ये MWF में होता है, ये मतलब 2:30 से 4 बजे तक। 2:30 से 4 तक ना? ठीक है, ठीक है। तो हमको कल लेना होगा ना, तो हम कॉल कर लेंगे, ठीक है ना? वही उसी टाइम के आसपास हम कॉल किया करेंगे। और सर ये क्या बोलते हैं, इसके बाद वाला, इसके बाद कौन सा टॉपिक होगा? यही कूलम्ब्स लॉ का ये के को डिस्कस करेंगे, फिर इसको इसको हम लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तब आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे उसके बाद। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वीडियो होगा, वो आप मेरे को भेज दीजिए। वीडियो है, लेकिन थोड़ा वो ना आईआईटी बैच में जो पढ़ाया है ना, अच्छा। वो लेवल का वीडियो है। देखते हैं भेज के, है ना? कुछ हो तो ठीक समझ है। में आएगा, और थोड़ा लेवल हाई है उसका। हम्म। अच्छा, हम खोज खोज के भेजते हैं तुमको, लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड मिलेगा एकदम, मतलब पूरा आईआईटी लेवल मॉडल में मिलेगा वो। अच्छा। हम कर दे रहे हैं ना, आप टेंशन मतलब, हम कर दे रहे हैं सबको। ओके सर। ठीक है, रखो। और कोई टेक्निकल प्रॉब्लम अभी नजर आया? हेलो।